हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आनुवांशिक का सेकंड लेक्चर आज हम यहां से कवर करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा था कि गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को हमने वहां से डिस्कस किया था। आज दोस्तों आनुवांशिकता से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें और हैं, उनको और यहाँ आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ इस लेक्चर के अंत तक चलिएगा। सबसे पहले दोस्तों आज हम यहां से शुरू करेंगे कि जो हम लोगों ने इसके पिछले वीडियोस में गुणसूत्र पढ़े थे, गुणसूत्रों के दो प्रकार पढ़े थे, एक तो लिंग गुणसूत्र और एक होता है अलिंग गुणसूत्र। उन अलिंग गुणसूत्रों में जो होने वाले जो रोग होते हैं उनके बारे में सबसे पहले यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। अलिंग गुणसूत्रों में होने वाले रोग, अलिंग गुणसूत्र में होने वाले रोग के बारे में सबसे पहले आज यहां पढ़ेंगे, जिसमें भी देखो यहां से 3 रोग हमें देखने को मिलते हैं अक्सर, जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि हम यहां से देखेंगे, किसको देखेंगे, यहां से हम लोग देखेंगे पटाऊ सिंड्रोम। एक तो होता है कौन सा, पटाऊ सिंड्रोम होता है, और दूसरा होता है दोस्त कौन सा, एडवर्ड सिंड्रोम। दूसरा होता है कौन सा, एडवर्ड सिंड्रोम होता है, और तीसरा दोस्त होता है कौन सा, डाउन सिंड्रोम। तीसरा होता है दोस्त कौन सा, डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम। अब यहां से कुछ छोटी छोटी सी बातें हमें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको हम यहां से 1 बाय 1 करके कवर करने वाले हैं। पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, तीनों का क्रम आप ऐसे ही ध्यान में रखें। सबसे पहला दोस्त यहां से हम पढ़ेंगे किसको, यहां से हम उठाते हैं किसको, पटाऊ सिंड्रोम को उठाते हैं, पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। अब यहां से हमें कौन कौन सी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्त। पहली बात तो ये है कि पटाऊ जो सिंड्रोम होता है, ये पटाऊ सिंड्रोम किस प्रकार के या किस गुणसूत्र के पुनरावृत्ति के कारण ऐसा होता है, यानी कि गुणसूत्र 46 होते हैं। कुछ आनुवांशिक डिजीज की वगैरह से गुणसूत्रों की संख्या में कमी वृद्धि होती है। यदि 13वें गुणसूत्र में, 13वां जो गुणसूत्र होता है, यदि इस 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है, 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति को हम लोग कहते हैं क्या, पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पटाऊ सिंड्रोम कहा जाता है। तो पहली बात आपको यहां से ऐसे पता चल चुकी है कि पटाऊ सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है, 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है। और जब 13वें नंबर का गुणसूत्र पुनरावृत्ति मतलब डबल होगा, तो सामान्य व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। यहां 13वां गुणसूत्र डबल बार आएगा, इस कारण गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी दोस्त, पहले तो कितनी थी 46, और 13वां गुणसूत्र एक नया और आ चुका है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 47। अब देखो दो चीजें और आप लोगों को यहां से बताता हूं। गुणसूत्रों की कमी में, गुणसूत्रों की संख्या में कमी वृद्धि, एक तो ऐसे होता है कि हमारे 2n गुणसूत्र, यानी कि जो 46 जो गुणसूत्र होते हैं, इन 46 गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए, एक कंडीशन तो ये बनती है। हमारे कोशिकाओं में जो 2n यानी कि 46 जो गुणसूत्र होते हैं, इन 46 गुणसूत्रों में यदि एक गुणसूत्र की कमी देखने को मिल जाए तो इसको क्या कहते हैं। देखो यहां से दोनों को आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। यदि एक ज्यादा हो जाए तो इसे दोस्त कहा जाता है क्या, ट्राइसोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राइसोमी। गुणसूत्रों की संख्या में एक वृद्धि होना ट्राइसोमी कहलाता है, और गुणसूत्रों की संख्या में एक कमी हो जाना वो कहलाता है क्या, मोनोसोमी कहलाता है। क्या कहलाता है, मोनोसोमी कहलाता है। ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ट्राइसोमी तो किसे कहा है हमने, कि गुणसूत्र की संख्या में एक वृद्धि होना वो कहलाता है क्या, ट्राइसोमी, और गुणसूत्र की संख्या में एक कमी होना वो कहलाता है क्या, मोनोसोमी कहलाता है। चलिए दोस्त, अब यहां से गुणसूत्र की संख्या में एक वृद्धि हुई है, तो ये कैसा है, ये एक प्रकार का ट्राइसोमी है। यह एक ट्राइसोमी है। कैसा है, ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी है।
और जिसमें गुणसूत्र की संख्या दोस्त कितनी हो जाती है 47। और 13वां गुणसूत्र की क्या होने से कारण होता है ऐसा, 13वें नंबर के गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होने की वजह से ऐसा कुछ हो पाता है। ये तो था पटाउ सिंड्रोम का काम। अभी यहां से बात करें हम दोस्त यहां से किसकी, एडवर्ड सिंड्रोम की। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कौन सा, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। अब ये एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम जो है ना वो भी गुणसूत्रीय विकारी है। अभी हमने इसके पहले ऐसे पटाउ सिंड्रोम को पढ़ा, और पटाउ सिंड्रोम में ये पढ़ा कि 13वें गुणसूत्र की यदि पुनरावृत्ति होती है उसे पटाउ सिंड्रोम कॉल किया जाता है। लेकिन जो एडवर्ड सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम कब होता है, ये कौन से गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है, 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है। 18वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है, यदि इस गुणसूत्र की क्या हो जाए दोस्त, पुनरावृत्ति हो जाए, तो पुनरावृत्ति हो जाएगी तो डबल बार आएगा, डबल बार हो जाएगा तो इस स्थिति में भी गुणसूत्रों की कितनी हो जाएगी संख्या, 46 + 1 हो जाएगी, यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी 47। एक गुणसूत्र की यहां क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और अभी मैंने आपको यहां से बताया था कि गुणसूत्रों की संख्या में एक वृद्धि होना ट्राइसोमी कहलाता है, और गुणसूत्रों की संख्या में एक कमी होना क्या कहलाता है, मोनोसोमी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, मोनोसोमी कहलाता है। तो ये कैसा है, यह भी एक प्रकार का ट्राइसोमी होता है, यह एक ट्राइसोमी प्रकार का होता है, ट्राइसोमी होता है, ट्राइसोमी होता है। ट्राइसोमी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे यहां से। तो 13वें गुणसूत्र पटाउ सिंड्रोम, 18वां गुणसूत्र एडवर्ड सिंड्रोम। अब हमारे पास एक और बचा है, इसको कहते हैं क्या दोस्त, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास क्या, डाउन सिंड्रोम। और ये जो डाउन सिंड्रोम होता है, जैसे कि हमने इसके पीछे वाले दो को पढ़ा है ना, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, उसी के अनुरूप इसको भी जानने का हम यहां से प्रयत्न करेंगे। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है। किस गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से क्या देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम होता है। और इस स्थिति में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 46 + 1 हो जाती है। 21वें नंबर का गुणसूत्र एक ज्यादा हो जाता है, जिससे टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। और यह भी एक प्रकार का कैसा होता है, ट्राइसोमी होता है। कैसा होता है दोस्त, ट्राइसोमी होता है। अब बहुत से स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज भी होंगे कि एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और जो डाउन सिंड्रोम है, इसमें गुणसूत्रों की कौन सी संख्या में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो ऐसा ध्यान में रखना आप लोग कि जैसे मैंने आपको ऐसे यहां से शुरू में ऐसे बताया कि पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, अपनी जो एज होती है, अपनी जो अवस्था होती है, जैसे हम क्या करते हैं, 13 साल की उम्र में तो ज्यादा उड़ने लगते हैं, किसी लड़की के पीछे ऊंचे चलने लग जाते हैं अपन लोग, रास्ता अपना दूसरा हो जाता है, तो अपन पटाने की कोशिश करते हैं उसे। तो ध्यान में रखना, 13 साल की उम्र में पटाया, फिर 18 की अवस्था में थोड़ी बुद्धि का विकास हुआ, 18 में उन सब चीजों से क्या किया, एंड किया। 18 की एज में उन सब चीजों से क्या किया, एंड किया, मतलब एडवर्ड सिंड्रोम। और 21 की अवस्था में हम में थोड़ी समझदारी आ गई, जिससे हम इन कामों को अवॉइड करने लग गए, जिससे डाउन पड़ गए हम। तो यहां से ध्यान में रखना, 21वां गुणसूत्र, 13 साल की उम्र में पटाया, 18 में छोड़ा, 21 की एज में हमने सब कुछ जो चल रहा था जीवन में उनको क्या कर दिया, डाउन कर दिया, छोड़ दिया पूर्ण रूप से। तो 13 साल की उम्र में पटाया, 18 में एंड किया, 21 में क्या कर गए, डाउन पड़ गए। तो ऐसे याद रखना आप तीनों को, 13वां, 18वां और 21वां गुणसूत्र। ये दोस्तों था किसमें, ये एलिंग गुणसूत्रों में रोग थे, इनको अपन ने यहां से जाना है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि लिंग गुणसूत्रों में भी रोग देखने को मिलते हैं। लिंग गुणसूत्रों में कैसे, सबसे पहले अब हम यहां से लिखते हैं लिंग गुणसूत्रों में रोग। अब लिंग गुणसूत्रों में रोग हमें अक्सर दो प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक तो होता है दोस्त टर्नर सिंड्रोम। कौन सा होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। एक तो होता है कौन सा, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम होता है। और दूसरा दोस्त होता है कौन सा, दूसरा होता है क्लाइफेल्डर सिंड्रोम। कौन सा होता है, क्लाइफेल्डर सिंड्रोम, क्लाइफेल्डर सिंड्रोम। ये दो होते हैं।
अभी हमने 3 पढ़े वो एलिंग गुणसूत्रों में रोग थे, और अब हम इन दोनों को आगे कवर करेंगे, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइफेल्डर सिंड्रोम। ये मेरे दोस्त होते हैं किसमें, ये होते हैं लिंग गुणसूत्रों में संख्या में कमी वृद्धि होने से। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं टर्नर सिंड्रोम को, कि सर ये टर्नर सिंड्रोम होता क्या है और यहां से हमें कौन सी बात एग्जाम में पूछी जा सकती है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इस टर्नर सिंड्रोम की पहली खास बात तो दोस्त ये है कि यह टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में होता है। किसमें होता है, केवल और केवल किसमें होता है, महिलाओं में होता है, महिलाओं में। इसके अलावा महिलाओं में गुणसूत्रीय प्रारूप क्या होता है, 46+XX होता है, लेकिन इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 46+X गुणसूत्र होता है। एक X गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, एक X गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। ये इसकी बातें थी। टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में होता है और इस रोग में गुणसूत्रीय प्रारूप 46+X होता है, यानी कि इसमें टोटल कितने होते हैं गुणसूत्र, 46 नहीं 44, इस अवस्था में गुणसूत्र कितने होते हैं, टोटल 46 होते हैं, जिसमें एक गुणसूत्र की कमी हो गई। इसमें कितने गुणसूत्र है, कुल कितने गुणसूत्र होंगे इस रोग में, 45 गुणसूत्र होंगे। तो गुणसूत्रों की संख्या में एक कमी होना कहला रहा था क्या, वो कहला रहा था क्या, मोनोसोमी कहला रहा था। क्या कह रहे थे हम, मोनोसोमी। यह एक मोनोसोमी होता है, मोनोसोमी प्रकार का होता है। अभी हमने गुणसूत्र की संख्या में एक वृद्धि होना ट्राइसोमी, गुणसूत्र की संख्या में एक कमी होना वो कहला रहा था क्या, मोनोसोमी। तो ये काम होता है किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में होता है, 44+X गुणसूत्र होता है, एक X गुणसूत्र की कमी होती है। इसके अलावा इसमें टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 45 गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र की कमी होने से इसको अपन क्या कहने लग जाते हैं, मोनोसोमी कहने लग जाते हैं। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे। दूसरा हमने पढ़ा था यहां से क्या, क्लाइफेल्डर सिंड्रोम को जाना था। दूसरे नंबर पे हम दोस्त यहां से किसको पढ़ेंगे, क्लाइफेल्डर सिंड्रोम को। क्लाइफेल्डर सिंड्रोम। अब इस क्लाइफेल्डर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लाइफेल्डर जो सिंड्रोम होता है, इस क्लाइफेल्डर सिंड्रोम में होता है, यह सिर्फ किसमें होता है, पुरुषों में होता है। किसमें होता है, पुरुषों में होता है। इस रोग की कंडीशन में क्या होता है, गुणसूत्रीय जो प्रारूप होता है, इस गुणसूत्रीय प्रारूप को यदि हम देखें तो ऐसे होता है 44+XY+X, यानी कि एक X गुणसूत्र में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। एक X गुणसूत्र में वृद्धि हो गई तो यहाँ कुल कितने गुणसूत्र हो गए, पहले तो 46 गुणसूत्र थे, एक X गुणसूत्र और आ गया, यानी कि यहाँ कितने गुणसूत्र होते हैं, कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 47। इसको हम मोनोसोमी कहेंगे या ट्राइसोमी कहेंगे, ट्राइसोमी कहेंगे, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या में एक वृद्धि होना ट्राइसोमी कहलाता है। यह एक ट्राइसोमी होता है। क्या होता है, ट्राइसोमी। हो गया काम यहां से। टर्नर सिंड्रोम और क्लाइफेल्डर सिंड्रोम, इन दोनों को आपने पूरे ध्यान के साथ यहां से देखा होगा, तो कुछ छोटी छोटी सी बातें थी वो आप लोग यहां से जान ही चुके होंगे। चलिए दोस्त अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम डिस्कस करेंगे किसको, जीन को पढ़ेंगे कि जीन होते क्या हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले लेक्चर में ऐसे जाना था कि गुणसूत्रों पे क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो इन जीनों को देखते हैं कि जीनों से संबंधित क्या बातें होती हैं। यहां से हम दोस्त पढ़ेंगे किसको, जीन को पढ़ेंगे। इस जीन की पहली खास बात तो ये होती है दोस्त कि जीन जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर। यह गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, यह गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और मेंडल जो था, इस मेंडल ने इन गुणसूत्रों को कहा था क्या, कारक कहा था। क्या कहा था, कारक कहा था। मेंडल ने गुणसूत्रों को क्या कहा था, सर्वप्रथम कारक। मेंडल ने इन जीन को कारक कहा था, कारक कहा था। इसके अलावा आगे हम बात करें कि जो जीन था वो जीन किसने कहा। जैसे कि हमने ऐसे पढ़ा कि मेंडल ने सबसे पहले क्या कहा, जीन को क्या कहा था, कारक कहा था। जीन को जीन कहने वाला जो वैज्ञानिक था ना वो था जोहानसन। कौन था, जोहानसन। जोहानसन ने सर्वप्रथम
सर्वप्रथम जीन कहा था? जीन कहा था। मेंडल ने तो क्या कहा था? मेंडल ने तो इनको कहा था क्या? कारक। और जोहानसन ने इनको क्या कहा? जोहानसन ने ही नहीं सर्वप्रथम क्या कहा था? जोहानसन ने ही सर्वप्रथम इन्हें क्या कहा था? जीन्स कहा था। क्या कहा था दोस्त? जीन्स कहा था। इसके अलावा जो जीन्स जो होते हैं ना, ये जीन्स के अलग अलग भाग होते हैं। अब वो अलग अलग भाग कौन से होते हैं? देखो, जीन जो होता है, जीन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? इनको भी हम यहां से पढ़ लेते हैं। जीन के 3 भागों में सबसे पहला, जीन का जो पहला भाग होता है ना, उसे कहते हैं क्या? सिस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोन कहते हैं। सिस्टोन कहते हैं। दूसरा इसका भाग आता है क्या? रेकोन होता है। क्या होता है? रेकोन होता है। और तीसरा होता है ना, उस तीसरे को हम लोग कहते हैं क्या? म्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेन कहते हैं। सिस्टोन, रेकोन और एक होता है कौन सा? म्यूटेन होता है। म्यूटोन होता है। ये किसी भी जीन के 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? सिस्टोन करता है। इस सिस्टोन की भी दोस्त खास बात ये होती है कि ये जो सिस्टोन होता है, ये सिस्टोन संरचनात्मक इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? संरचनात्मक इकाई कहलाता है। पहली बात तो संरचनात्मक इकाई कहलाता है। देखो, गुणसूत्रों पे सबसे छोटी इकाई होती है क्या? जीन। और जीन में भी सबसे छोटा होता है क्या? सिस्टोन, जिसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। इस सिस्टोन का कार्य ये होता है कि आनुवंशिक लक्षणों का आदान प्रदान करती है। क्या करती है? आनुवंशिक लक्षणों का आनुवंशिक लक्षणों का आदान प्रदान करती है। आदान प्रदान करती है। ये काम होता है किसका? सिस्टोन का काम होता है। इसके अलावा हम लोग यहां से पढ़े किसको? रेकोन को यदि पढ़े ना, तो रेकोन जो होती है, ये रेकोन का काम करती है क्या? पुनर्योजन का काम करती है। कहने का मतलब जीन विनिमय का कार्य करती है। पुनर्योजन का कार्य करती है। कहने का मतलब जीन विनिमय का कार्य करती है। जीन विनिमय का कार्य करती है। कौन सी इकाई? रेकोन जीन विनिमय का कार्य करती है। अब बची कौन सी हमारे पास? म्यूटेन बची है। कौन सी इकाई बची है? म्यूटेन बची है। यदि म्यूटेन के बारे में भी इन सब के अनुरूप यदि हम जाने ना, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये उत्परिवर्तन का कारण होता है। उत्परिवर्तन का जो कारण होता है ना, वो किसके हाथ में होता है? म्यूटेन के हाथ में होता है। ये क्या करता है? उत्परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त रहता है। उत्परिवर्तन। इसी के साथ आगे हम दोस्त यहां से जाने उत्परिवर्तन क्या है। संतति में अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, इनको कहते हैं क्या? उत्परिवर्तन। संतति में अचानक होने वाले परिवर्तन, अचानक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन। तो सिस्टोन तो संरचनात्मक इकाई कहलाती हैं, आनुवंशिक लक्षणों को आदान प्रदान करने का काम करती हैं। रेकोन की बात करें तो रेकोन जो है वो पुनर्योजन का कार्य करती है। कहने का मतलब जीन विनिमय का कार्य करती हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें किसकी? म्यूटोन की बात करें ना, तो म्यूटोन उत्परिवर्तन का कारण बनती है। उत्परिवर्तन का मतलब ये होता है संतति में अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्त? उनको कहते हैं हम लोग क्या? उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो इन सब के बारे में आप लोगों ने यहां से जान ही लिया होगा। अब दोस्तों यहां से बात करते हैं, हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। किसकी? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ना, ये न्यूक्लिक अम्ल 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक को तो कहा जाता है क्या? डीएनए, और एक को कहा जाता है क्या? आरएनए। एक तो होता है दोस्त क्या? डीएनए, और एक होता है न्यूक्लिक अम्ल क्या? आरएनए। क्या होता है? आरएनए। अब देखो दोस्तों, आपको यहां से सबसे ज्यादा बार परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि इस डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी
राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ये तो पूरा नाम होता है किसका, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसके अलावा यहां से हम इधर से बात करना चाहें, आरएनए की बात करें, तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है इसका पूरा नाम, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल किसका पूरा नाम होता है, आरएनए का पूरा नाम होता है। किसका पूरा नाम होता है, आरएनए का। और डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनी सारक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी सारक पाए जाते हैं। और इसमें जो नाइट्रोजनी सारक पाए जाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होंगे सर, एक तो होगा प्यूरिन, एक तो होगा कौन, प्यूरिन, और दूसरा होगा क्या, पिरिमिडिन। पिरिमिडिन, एक तो होगा प्यूरिन और एक होगा क्या, पिरिमिडिन। ये नाइट्रोजनी सारक होते हैं किसमें, डीएनए में, दो प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडिन। लेकिन प्यूरिन में पाए जाने वाले जो होते हैं ना, वो होता है एडेनिन और ग्वाइनिन होता है। ए और जी ये तो होता है प्यूरिन प्रकार की नाइट्रोजनी सारक, और बचा क्या, थाइमीन और साइटोसिन, ये जो होते हैं ये पिरिमिडिन प्रकार की नाइट्रोजनी सारक होते हैं। चाहे से आप इनका हिंदी में भी नाम लिख लें, ए को कहते हैं एडिनिन, जी को कहते हैं ग्वाइनिन, टी को कहते हैं थाइमीन और सी को कहते हैं साइटोसिन। ये नाइट्रोजनी सारक चार होते हैं जिसमें पिरिमिडिन और प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं। प्यूरिन एडिनिन और ग्वाइनिन होता है, पिरिमिडिन थाइमीन और क्या होता है, साइटोसिन होता है। वैसे ही यदि हम लोग बात करना चाहें किसमें, आरएनए में बात करें, तो आरएनए में भी नाइट्रोजनी सारक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कौन सा, प्यूरिन, कौन सा होता है दोस्त, प्यूरिन, और एक होता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन आपको दोस्तों, आपको एग्जाम में ऐसे कहेगा कि डीएनए में पाई जाने वाली पिरिमिडिन नाइट्रोजनी सारक को बताइएगा ऑप्शंस में कौन सा है, तो या तो टी लिखा होगा या सी लिखा होगा, यानी कि टी का मतलब थाइमिन, सी का मतलब साइटोसिन। चलिए तो मैं इनका नाम भी लिख देता हूं, एडिनिन, एडिनिन, ग्वाइनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ये होते हैं चार। उसकी यदि उधर वाले की बात करें तो इसमें भी प्यूरिन जो सारक होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है एडिनिन और एक होता है ग्वाइनिन। और पिरिमिडिन, ये पिरिमिडिन दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा यूरेसिल और एक होगा साइटोसिन। यहां थाइमिन होता है और यहां यूरेसिल होता है, बस यही एक अंतर होता है इन दोनों में, बाकी कुछ भी नहीं होता है, यूरेसिल। तो आपको कई बार तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि आरएनए में नाइट्रोजनी सारक कौन सा अलग होता है, कौन सा होता है, थाइमिन की जगह उसमें क्या आने लग जाता है, यूरेसिल आता है। क्या आता है, यूरेसिल। तो डीएनए और आरएनए की कुछ छोटी छोटी बातें और आप लोगों ने यहां से सीख ली होंगी कि ये यहां से दो प्रकार की होती है नाइट्रोजनी सारक, प्यूरिन और पिरिमिडिन। यहां भी प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन में होती है एडिनिन और ग्वाइनिन, और पिरिमिडिन थाइमिन और साइटोसिन। ये खानी तो होती है डीएनए की। और प्यूरिन एडेनिन और ग्वाइनिन और पिरिमिडिन यूरेसिल और साइटोसिन, ये होता है किसमें, आरएनए में काम होता है। आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ये काम होता है मेरे दोस्त किसमें, ये काम होता है किसमें, डीएनए और आरएनए की जो नाइट्रोजनी सारक जो होती हैं उनमें होता है। इसके अलावा आगे हम यहां से बात करें ना कि जो डीएनए जो होता है, इस डीएनए की आकृति किस प्रकार की होती है, डीएनए द्विकुंडलित होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है हमारा डीएनए, इस प्रकार से होता है डीएनए, द्विकुंडलित होता है। और डीएनए का द्विकुंडलित जो मॉडल है, द्विकुंडलित मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल किन्होंने दिया था, दो वैज्ञानिक थे, एक तो था कौन, वाटसन, और दूसरा था कौन, क्रिक। वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल को प्रस्तुत किया था। और इस द्विकुंडलित मॉडल में भी यहां से और यहां तक की, यानी कि डीएनए का एक जो घुमाव होता है वो एक घुमाव 34 अंगस्ट्रम की दूरी का होता है। कितना होता है, 34 अंगस्ट्रम की दूरी का होता है। यहां नाइट्रोजनी सारक लगे रहते हैं, इसमें
डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक लगे रहते हैं यहां से यहां तक की, यानी कि दो नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी वो होती है कितनी, दो नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। चाहे तो आप यहां से लिख भी सकते हैं नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी, नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी, नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन इसके अलावा यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी होती है ये दूरी होती है कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो नाइट्रोजनी का एक घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी तक का होता है। नाइट्रोजन में दो, इसमें डीएनए में दो नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और नाइट्रोजनों के दोनों कुंडलनों के बीच की दूरी वो होती है कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। इसके अलावा दोस्तों आगे कुछ एक विशेष बात और है, देखो जो डीएनए जो होता है, इस डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से किसका बनना, प्रोटीन का बनना, फिर वापस प्रोटीन से आरएनए का बनना और आरएनए से वापस किसका बनना, डीएनए का बनना। यहां से एलडीसी वगैरह की एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो डीएनए जो होता है, डीएनए से आरएनए के निर्माण को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जिसको अपन और क्या कह सकते हैं, इसको कहा जाता है अनुलेखन। अनुलेखन कहा जाता है, अनुलेखन, या इसको कहा जाता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसको अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अनुलेखन या क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आगे हम यहां से बात करें ना कि आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना यह कहलाता है अनुवादन। क्या कहलाता है, अनुवादन। क्या कहलाता है, अनुवादन, या इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहलाता है। अनुलेखन है, ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। और आगे यदि हम बात करें, प्रोटीन का आरएनए से आरएनए का निर्माण होना वो कहलाता है क्या, रिवर्स अनुवादन या रिवर्स ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसलेशन कहलाता है, रिवर्स ट्रांसलेशन कहलाता है। और आरएनए से डीएनए को बनना, आरएनए से डीएनए का बनना यह कहलाता है क्या, रिवर्स अनुवादन या ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, यहां से दोस्तों आपको एलडीसी वगैरह की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आप लोगों ने जाना होगा कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होना यह क्या कहलाता है, और कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी बातें आगे भी हमने डिस्कस की थी कि जो हमारे पास क्या होता है, हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने यहां से क्या जाना, डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाता है, प्रोटीन से आरएनए का बनना रिवर्स ट्रांसलेशन कहलाता है, और आरएनए से डीएनए का बनना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें आप लोगों ने यहां से सीख ली होंगी। चलिए तो आगे बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, आरएनए के बारे में पढ़ते हैं कि जो आरएनए होता है ये आरएनए भी मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक तो आता है क्या, एक तो आता है हमारे पास क्या, टीआरएनए। क्या आता है, टीआरएनए। एक होता है एमआरएनए। क्या होता है, एमआरएनए। और एक होता है आरआरएनए, आरआरएनए, आरआरएनए होता है। क्या होता है, आरआरएनए। तो ये आरएनए के 3 प्रकार थे जिनमें हमने जाना, एक को तो किस नाम से, टीआरएनए के नाम से जाना, एक को किस नाम से जाना हमने, एक को यहां से जाना एमआरएनए,
एक को आरआरएनए के नाम से जाना है। और यहीं से हम लोग बात करें ना तो इनका दूसरा नाम होता है दोस्तों क्या, जो टीआरएनए है ना इसको तो ट्रांस या स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं, ट्रांसफर या स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं, ट्रांसफर या स्थानांतरण आरएनए भी कहा जाता है, स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है। इसकी बात करें एमआरएनए की, एमआरएनए जो होता है ना इसको संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? संदेशवाहक, संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है, संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। और आरआरएनए जो होता है ना इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है, राइबोसोमल आरएनए इसको कहा जाता है। तो ये आरएनए के 3 प्रकार थे जिसमें हमने टीआरएनए देखा, आरआरएनए देखा, एमआरएनए देखा। और यदि इसके बारे में भी यदि हम कार्य के बारे में जाने ना तो टीआरएनए जो होता है ना, टीआरएनए अमीनो अम्लों का स्थानांतरण करता है राइबोसोम तक। क्या करता है? अमीनो अम्लों का स्थानांतरण करता है। यहां से हम लिख लेते हैं अमीनो अम्लों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है? स्थानांतरण करता है, अमीनो अम्लों का स्थानांतरण करता है। एमआरएनए की बात करें, संदेशवाहक जिसे हमने कहा है, इस संदेशवाहक एमआरएनए का कार्य होता है कि ये डीएनए से कोड के रूप में क्या लाता है? सूचनाएं लाता है। डीएनए से कोड के रूप में, डीएनए से कोड के रूप में सूचनाएं पहुंचाने का काम करता है, सूचना पहुंचाने का काम करता है। इसी कारण इसको एमआरएनए कहते हैं। और इसको आरआरएनए इस कारण कहते हैं, इसका कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है। दोस्त किसका निर्माण करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है। इस प्रकार दोस्तों आज यहां से लेक्चर में आपने आनुवांशिकता से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों को आप लोगों ने यहां से डिस्कस किया होगा। चलिए तो हम वापस से यहां से कुछ मिनट के दौरान सब चीजों का दौरान करते हैं जो आज हमने यहां से सीखा है। हमने सबसे पहले यहां से एलिंग गुणसूत्रों में होने वाले जो रोग होते हैं इनके बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें 3 पढ़ा है हमने, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, एडवर्ड 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति और डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति की वजह से होता है। इसके अलावा हमने इसके कार्य के बारे में पढ़ा या कुछ विशेष बातों के बारे में आप लोगों ने यहां से देख लिया होगा। इसके बाद में लिंग गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा कि लिंग गुणसूत्रों में होने वाली 2 डिजीज होती हैं, टर्नर सिंड्रोम और एक होता है क्लाइफेल्डर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है और क्लाइफेल्डर सिंड्रोम इसमें एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा हमने यहां से जीन्स के बारे में देखा कि कुछ जीन्स जो थे, जीन्स को मेंडल ने सबसे पहले कारक कहा, फिर जोहानसन ने जीन को जीन कहा, फिर आरएनए को जीन जो होता है जीन के 3 भाग देखा, सिस्टोन, रैकोन और म्यूटोन देखा। सिस्टोन ये संरचनात्मक इकाई होती है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। रैकोन ये पुनर्योजन के लिए उपयुक्त रहता है, म्यूटोन उत्परिवर्तन के लिए उपयुक्त रहती है। इसके बाद हमने न्यूक्लिक अम्ल को पढ़ना शुरू किया था जिसमें 2 थे, डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम, डीएनए में पाई जाने वाली नाइट्रोजनी क्षारक, इनके बारे में हमने पढ़ा। आरएनए का पूरा नाम, फिर आरएनए के बाद इसमें पाई जाने वाली जो नाइट्रोजनी क्षारक थी इनको हमने यहां से पढ़ा। इसके बाद हमने डीएनए की कुछ छोटी सी बातों को यहां से सीखने का प्रयास किया था और आगे हमने यहां से कुछ केंद्रीय सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग यहां से कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं कि डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है, प्रोटीन का आरएनए बनना रिवर्स ट्रांसलेशन कहलाता है और आरएनए का डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसके बाद हमने यहां से आरएनए के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि आरएनए जो था ये आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए होता है। इनके कार्य और इनके नाम के बारे में आज हमने यहां से सिलसिले में आज यहां से पढ़ लिया है। इसी प्रकार दोस्तों पीडीएफ आपको दी गई है, उस पीडीएफ से प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। एक बार आप लोगों ने मेरे साथ यहां से पढ़ने का सिलसिला जारी रखा था और एक बार आप उस पीडीएफ में अपना सेंस लगाएं कि हमने यहां से क्या क्या सीखा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों आज मैं आपसे यहीं से विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्द ही रूबरू होता हूं। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।